एक लड़के की नई नई शादी होती है। जब उसके घर में उसकी पत्नी आती है और रात होती है और सुहागरात का इंतजार दोनों बेसब्री से कर रहे होते हैं। जैसे ही उस घर में उस कमरे में लड़का प्रवेश करता है और अपनी पत्नी के साथ बैठ करके प्यारी प्यारी बातें करता है, लेकिन कुछ समय जब बीतता है तो उसकी पत्नी पहले तो उस कमरे से निकल करके भागने की कोशिश करती है, लेकिन जो लड़का है उसको भागने नहीं देता है, बल्कि उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बेड पर गिरा देता है और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। किसी तरह वो औरत तो रात में झेलती है, लेकिन सुबह में वो उठ करके और कहती है कि वो अपने मायके जाएगी, अब यहाँ पर एक पल नहीं रहेगी, और वो उसको उस लड़के से तलाक चाहती है। लेकिन आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था जिस वजह से पहले ही रात में लड़की ने तलाक की डिमांड कर दी, और आखिर वजह क्या थी? जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर हुआ क्या था और आखिर आगे होगा क्या। दरअसल बात यही नहीं रुकती है, बल्कि जब उस लड़के की जो पत्नी है वो जब चली जाती है, वो अलग अलग कोठों पे जाता है और वहाँ से जितने भी कोठों से होकर के जब वो गुजरता है, उस कोठे पर उस व्यक्ति को आना ही बैन कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे की जब वजह सामने आती है, फिर उस लड़के का वो हाल होता है कि किसी को आज तक कानो कान खबर ही नहीं लगती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। इस सच्ची घटना बंगाल की है। दरअसल बंगाल में एक छोटा सा गांव लगता है विक्रमपुर, और इसी विक्रमपुर में एक व्यक्ति रह रहा होता है जिसका नाम विशाल होता है। दरअसल विशाल के परिवार में उसकी माँ होती है और उसके पिता होते हैं और उसका एक छोटा भाई भी होता है। विशाल घर में सबसे बड़ा होता है और इसी नाते उसके परिवार वाले सोचते हैं कि अब लड़के के सिर पे जिम्मेदारियों का बोझ डाल देना चाहिए, क्योंकि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। आज तक ये जो लड़का है वो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन अब ये अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है, इसलिए वो सोचते हैं कि इसकी शादी कर देनी चाहिए। दरअसल विशाल जो था वो एक नाई का काम करता था और वहाँ पर लोगों के बाल काटता था, लेकिन उससे उसकी जो इनकम थी वो इतनी ज़्यादा होने लगती है कि जो उसका एक चाचा होता है जो उसके साथ ही रहा करता है, और कुछ समय बीतने के बाद कहता है कि विशाल तुम शादी क्यों नहीं कर लेते, आखिर ऐसे ही अपना जीवन कब तक गुजारोगे। जो विशाल कहता है कि आखिर ये सारी चीज़ें तो हमारे परिवार वाले डिसाइड करेंगे, पिताजी डिसाइड करेंगे, माँ डिसाइड करेंगी, आखिर मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ। जो विशाल के चाचा हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बातचीत करूंगा और देखते हैं कि आगे वो कहते क्या हैं। अब इसीलिए उन्होंने बातचीत करने का निर्णय लिया और अगली सुबह जो विशाल के जो चाचा होते हैं वो विशाल के पिताजी के पास पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे की शादी कर दीजिए, आखिर ये कब तक ऐसे ही रहेगा, कब तक अकेले अपना जीवन गुजारेगा। जो विशाल के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हम भी लड़की की तलाश में हैं, जैसे ही अच्छी लड़की मिल जाएगी हम उसकी शादी कर देंगे। अब जैसे इस बात का जिक्र पता चलता होता है घर में, तो विशाल को पता चलता है, तो विशाल के चेहरे पे मानो खुशियों की लहर दौड़ जाती है और विशाल भी शादी करने के लिए तैयार बैठा ही था। जो विशाल के पिताजी हैं वो अब अलग अलग जगहों पे लड़की के लिए अपने रिश्ते, लड़के के अपने लिए रिश्ता देखने लगते हैं, और एक रिश्ता पसंद भी आ जाता है जिस लड़की का नाम पूनम होता है, और पूनम से उस विशाल की शादी तय हो जाती है। बाकायदा जो रीति रिवाज होता है उस रीति रिवाज से उसकी जब शादी होती है और लड़की घर में आती है, रात होती है, जब सारे रिश्तेदार चले गए रहते हैं, कुछ रिश्तेदार बचे रहते हैं, और उन रिश्तेदारों जो थे वो सभी लोग सोए हुए थे। और तब तक विशाल जब अपने कमरे में पहुंचता है, अपनी पत्नी के पास पहुंचता है सुहागरात की सेज पे, तो उसकी पत्नी से यानी कि अपनी पत्नी से वो प्यार भरी बातें करता है, और बातचीत करने का जो सिलसिला है अब वो शुरू ही रहता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ अब अपने स्थिति में आने लगते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ अब शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऐसे ही ये सिलसिला, ये वक्त गुजर रहा था, और कुछ ही समय बीतता है, तब तक उस कमरे से चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। अब जो घर में रिश्तेदार थे या फिर जो उस लड़के के माता पिता थे, वो सोचते हैं कि जो उनकी पहली रात है, तो इसीलिए हो सकता है कि ज़्यादा शोर शराबा हो रहा होगा। अब इसीलिए कोई कुछ भी नहीं बोलता है। जो लड़की थी उस कमरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, फिर लगभग एक घंटे के बाद वो चीखना चिल्लाना बंद हो जाता है, और कुछ समय बीतता है
यानी कि लगभग 1 घंटे बाद फिर से ये चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। कमरे से दरवाजे की भड़भड़ाने की कभी-कभी आवाज़ आया करती है, लेकिन कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पहला है, तो इसीलिए पहली बार है इस लड़की का, इसीलिए लड़की इतना परेशान हो रही है। लेकिन अंदर क्या हो रहा था, इसकी किसी को कानो-कान खबर ही नहीं थी। अंदर जब सुबह होती है, जब लड़की उस कमरे से निकलती है, तो उसको चला ही नहीं जा रहा था, उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी। लेकिन अब वो कहती है कि वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी, वो इस लड़के के साथ हरगिज़ नहीं रहेगी, वो अपने मायके जाएगी और इस लड़के से तलाक लेगी। जितने भी रिश्तेदार थे और लड़के के जो पिताजी थे, माँ थी, वो समझाते हैं उनको कि बेटा आखिर बात क्या हुई? कहते हैं कि मैंने इसके जैसा आदमी आज तक नहीं देखा, ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर है और ये कोई नॉर्मल इंसान ही नहीं है। इसने जैसे मेरे साथ हैवानियत के तरीके से शारीरिक संबंध बनाया और इसका जो उतांग है वो जैसा नॉर्मल इंसान का रहता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जानवर की तरह प्रतीत होता है। मैं इसके साथ हरगिज़ नहीं रहूँगी। अब इतना कह करके लड़की वहाँ से अपना सामान पैक करना छोड़ देती है, पैक ही नहीं करती है और वहाँ से वो निकल जाती है अपने घर के लिए और रास्ते में अपने पिता को फ़ोन करती है। उसके पिताजी आते हैं और उस लड़की को लेकर के घर चले जाते हैं। हालाँकि जब उसको लड़की घर चली जाती है, उस लड़की को समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि आखिर देखो माफ़ी चाहते हैं। लड़की को समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि देखो ये कोई खेल नहीं है, बल्कि तुमको एडजस्ट करना होगा। हो सकता है कि अब धीरे-धीरे सब कुछ सुधर जाए। लेकिन लड़की के माँ को, लड़की के पिताजी को लग रहा था कि ये पहली रात में ऐसा होता है, तो हो सकता है कि जो पूनम है वो झेल नहीं पाई हो और इसीलिए वो इस प्रकार की बातें कर रही हो। लेकिन अपनी माँ से जब वो सारी बातें बयाँ करती है, उस पूरे जो अपने सुहागरात में हुए एक-एक कारनामे को जब वो बयाँ करती है, तो फिर उसकी जो माँ है वो इस दुःख को, इस दर्द को, इस पीड़ा को समझ जाती है और फिर से जो तलाक के पेपर हैं वो तैयार किए जाते हैं और उसके पेपर उस लड़के के घर पे भिजवा दिए जाते हैं। अब ये जब वो लड़के के घर पे भिजवा दिए जाते हैं तो लड़का फिर से वहाँ पे भी वो लड़का भी अब साइन करता है, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है और पूनम में और विशाल में तलाक हो जाता है। अब कुछ समय जब बीतता है, फिर पूनम की दूसरे जगह शादी करने के लिए पूनम तैयार ही नहीं होती है, लेकिन फिर से उसके परिवार वाले क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसको हम अभी साइड में रखते हैं। फिलहाल आते हैं विशाल की कहानी पे। विशाल अब ये बिल्कुल उदास हो चुका था, उसको लगता है कि उसका जीवन बद से बदतर हो चुका है। फिर वो अपने काम-धाम में जुट जाता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, अब वो परेशान-सा रहने लगता है। लगभग 6 महीने का जब समय गुज़र जाता है तो लड़के के पिताजी को फिर से चिंता सताने लगती है और वो सोचते हैं कि क्यों ना फिर से अपनी लड़की के लिए शादी के लिए लड़की देखी जाए और इसीलिए उन्होंने अपने लड़के के लिए फिर से एक लड़की तलाशी और जो लड़की थी जिसका नाम प्रियंका होता है, प्रियंका के परिवार वाले शादी के लिए हामी भर देते हैं और फिर बाकायदा जो भी रीति-रिवाज होता है उस रीति-रिवाज से वो शादी उसकी हो जाती है। और फिर से जब विदाई होती है और फिर उसी सुहागरात की रात को फिर से उसी कमरे में चीखने की, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती है। लेकिन जो मीरा है वो तकरीबन 3 से 4 दिन तक बर्दाश्त करती है। लेकिन जब उसके बर्दाश्त की जो सीमा है वो जब बाहर टूट जाती है, तो फिर वो अब इस चीज़ को अब बर्दाश्त करने की क्षमता से जब परे हो जाती है, तो सोचती है कि आखिर अब कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। इसलिए वो सोचती है कि अब वो यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी और वहाँ से वो छोड़ कर के चली जाती है उसको भी। लेकिन ये 2 लड़कियाँ उसको छोड़ कर के चली गई हैं। लड़के के पिताजी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। लड़के की माँ को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है। लड़की से जब बातचीत की जाती है, यानी कि मेरा जो प्रियंका होती है, प्रियंका से जब बातचीत की जाती है तो प्रियंका बताती है कि ये आपका जो लड़का है वो कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि वो एक शैतान है, एक हैवान है और रात में जो वो हरकतें करता है शायद ही कोई ऐसा करता होगा। लेकिन अब मुझे एक पल भी नहीं रहना। लेकिन लड़के की जो माँ है, यानी कि जो विशाल की माँ है, अपने वो बहू को समझाती है, कहती है कि देखो इससे पहले भी हमारे बेटे की एक पत्नी छोड़ कर के चली गई है और तुम भी चली जाओगी तो बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। अब इसीलिए जो प्रियंका होती है वो कहती है कि मैं इसके चक्कर में अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर सकती। अब इसीलिए जो प्रियंका है अब उसको छोड़ करके चली जाती है और जैसे वो लड़की को छोड़ करके चली जाती है तो जो विशाल है इधर वो परेशान सा रहने लगता है। उसके दोस्त थे और गांव के जो लोग थे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि इसकी तो 2-2 शादियां हुई और दोनों पत्नियां इसको छोड़ करके चली गई, लगता है कि इसके अंदर ही कोई कमी है। और इस प्रकार की जब बातें होने लगती है तो विशाल को बड़ी ही चिंता सताने लगती है। अब इसीलिए वो सोचता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब सोचता है कि समाज के डर से अब वो
इसको यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। और वहाँ से वो सीधा चला जाता है बंगाल के एक शहर में और वहीं पर जा करके रहने लगता है। और वहीं पर रह करके वहाँ पर भी एक नाई की दुकान खोलता है, उसी दुकान पे रहने लगता है, अपनी दुकान को चलाता है और वहाँ पर उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। लगभग 7-8 महीने जब गुजर जाते हैं तो इसकी नज़रें मिलती हैं वहीं पर पड़ोस में ही रह रही एक किराएदारन से, जो कि विधवा होती है। विधवा से जब इसकी नज़रें मिलती है तो फिर ये दोनों एक दूसरे से को दिल दे बैठते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। और प्रेम का जो सिलसिला है इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जब भी वो औरत उस लड़के से संबंध बनाने की बात करती तो विशाल इस बात को कह करके टाल दिया करता था कि वो उसके साथ तभी संबंध बनाएगा जब वो उससे शादी कर लेगा। ताकि विशाल को भी अब ये डर था कि अगर हो सकता है कि ये मुझसे शादी से पहले अगर मुझसे ये संबंध बनाती है तो छोड़ करके मुझे चली जाएगी। लेकिन उसको इस बात की खुशी थी कि हो सकता है कि ये विधवा है तो मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। अब ये सोच करके विशाल अपने परिवार वालों से बताता है और जो विशाल का चाचा है वो बाकायदा रीति रिवाज से अपने गांव में ले जा करके मंदिर में शादी कराई जाती है। और शादी करने के बाद उस औरत को ले करके वो उसी दिन चला आता है अपने शहर में। और फिर आकर के अपने कमरे पे यानी कि जो फर्स्ट नाइट होती है अपने कमरे पे मनाता है। और वहीं पर जब कमरे में सुहागरात मना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ तो जो औरत थी वो उसको भी झेल नहीं पाती है। और जो व्यक्ति था जो विशाल था उस औरत के साथ हैवानियत भरा शारीरिक संबंध बनाता है। और इस प्रकार का संबंध बनाता है कि जो विधवा महिला थी वो उसको झेल ही नहीं पाती, वो बेहोश बेहोश हो जाया करती थी। जब सुबह को उसको होश आया तो वो सोचती है कि आखिर ये क्या मेरे साथ हुआ। लेकिन जो विशाल है उसको समझाता है और कहता है कि तुम पता नहीं तुमको क्या हो गया कि तुम बेहोश हो गई थी। जब वो औरत बेहोश हो जाती है विधवा औरत तब भी विशाल उसके साथ अपनी हवस को पूरी करता है। और पूरी करने के बाद से फिर वो उसको औरत को छोड़ देता है और फिर पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए रहते हैं पकड़ करके। अब ऐसे ही ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। लेकिन जो विधवा महिला है अब उसको लग जाता है कि विशाल कोई नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि इसके अंदर कोई ना कोई हैवानियत भरा कोई ऐसा है, भूत सवार है जिस वजह से ये इस प्रकार का काम करता है और इसके अंदर शैतान जग जाता है। इसलिए वो कहती है कि वो छोड़ देगी उसको और छोड़ करके उसको चली भी जाती है। अब विशाल अकेला पड़ जाता है बिल्कुल। अब वो एकदम परेशान सा रहने लगता है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता है, कुछ समय जब बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद जो विशाल है बिल्कुल अकेलापन महसूस करने लगता है। अब वो इधर उधर कोठों पे जाया करता है और कोठों पे जा करके वो अलग अलग कोठों पे जा करके अलग अलग औरतों से शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जिस भी लड़की से वो शारीरिक संबंध बनाता है वो लड़की उसकी डोज को सही नहीं पाती है और उसको झेल ही नहीं पाती है। और वजह निकल करके ये सामने आती है कि ये जो लड़का है वो कोई आम लड़का नहीं है बल्कि ये जो आम इंसान से परे है बिल्कुल। और ये एक हैवान की तरह शारीरिक संबंध बनाता है। जिस कोठे पे वो जाता है उस कोठे से उस लड़के को बैन कर दिया जाता है और फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। और उसको बार बार वार्निंग दी जाती है कि वो इस कोठे पे दोबारा नजर नहीं आएगा। अब विशाल बिल्कुल परेशान हो चुका था अपने जीवन से और अपने उत्तांग से बिल्कुल परेशान हो चुका था, उब चुका था कि आखिर अब उसकी इच्छा पूरी करेगा भी तो कौन पूरी करेगा। अब इसीलिए वो ज़्यादा परेशान रहने लगा था। लेकिन एक दिन वो बंगाल के एक रेड लाइट एरिया में घूम रहा था, तब तक उसकी निगाह उस पर एक दलाल की निगाह पड़ती है और कहती है कि अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे एक कोठे वाले से मिलवाओ जिसको मैं पैसे दे दूंगा और जितने चाहिए उतने मैं पैसे उसको दूंगा। वो मेरे रूम पे एक लड़की भेजेगी जो कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अब दलाल को तो यही चाहिए था। वो कहता है कि चलो ठीक है। और वो लेकर के जाता है उस कोठे पर और कोठे की जो मालकिन होती है उससे विशाल को मिलवाता है। विशाल उस मालकिन से कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जब बताऊंगा जब भी कहूँगा तुम मुझे मेरे लिए एक अपने कोठे की सबसे जो खूबसूरत लड़की होगी तुम उसको मेरे पास भेजोगी। तो वो मालकिन जो होती है वो तैयार हो जाती है। वो कहती है कि ठीक है। वो 15,000 रुपये की डिमांड करती है। विशाल ने एडवांस में उसको 15,000 रुपये दिए और वो अपने कमरे पे चला जाता है और अपना एड्रेस उस महिला को दे देता है। कुछ समय जब बीतता है यानी कि लगभग 4 दिन गुजर जाते हैं। 4 दिन बाद विशाल फोन करता है और कहता है कि जो तुम्हारे कोठे की सबसे खूबसूरत लड़की हो उसको मेरे कमरे पे भेजो। तो वो कहती है कि ठीक है, आप तुम्हारे पास 7 बजे के बाद लड़की पहुंच जाएगी। और लगभग 7:30 बजे का वक्त होता है। लड़की उसके कमरे पे आती है और जिसको देख करके विशाल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। जिस लड़की का नाम पूनम होता है। और पूनम जब उस कमरे पे आती है तो ये दोनों पहले तो कुछ खाने पीने की वस्तु विशाल लाया रहता है, उसको बैठ कर खाते पीते हैं। वक्त गुजरता है यानी कि लगभग रात के
9 बज जाते हैं, फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अब संलिप्त होने लगते हैं। विशाल जब अपने कपड़े निकालता है और पहले पूनम के कपड़े निकालता है, पूनम को बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है, उसके बाद वो अपने कपड़े निकालता है और खुद भी जब पूरा निर्वस्त्र होता है, तो जब पूनम उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो बिल्कुल हैरान सी रह जाती है, बिल्कुल परेशान रह जाती है कि आखिर ये कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का जो सिलसिला है वो शुरू करता है, लेकिन पूनम चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना, मुझे यहाँ से चले जाना है। लेकिन जो विशाल होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं, पैसे तो मुझे मिलेंगे नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम मेरे साथ संबंध बनाओगी ही बनाओगी। अब इसीलिए जो लड़का होता है विशाल उस लड़की के साथ पूरी रात संबंध बनाता है, और जब सुबह होती है, जब सुबह की जब लगभग 9 से 10 बज जाते हैं, जब कोठे की मालकिन को ये लगता है कि जो हमारे द्वारा भेजी गई लड़कियां सभी लड़कियां तो 4 से 5 बजे के बीच में वापस चली आती हैं, लेकिन पूनम अभी तक आई क्यों नहीं, इसलिए वो विशाल को फ़ोन करती है और कहती है कि आखिर पूनम है कहाँ। तो विशाल कहता है कि ये अभी मेरे कमरे पे ही है और पता नहीं इसको क्या हुआ है, अभी तक ये उठी नहीं है, आकर के खुद देख लो और इसको लेकर के यहाँ से जाओ। जो कोठे की मालकिन है वो खुद आती है और आकर के जब पूनम को देखती है, तो जो पूनम है वो बिल्कुल बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी, उसको उठाती है और उठाने के बाद से जो लड़की है वो सारे अपने दुख को बयां करती है। जो कोठे की मालकिन है विशाल को धमकाती है और कहती कि अगर आज के बाद हमारी एरिया में कभी नजर आ गए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। उतना कह करके वो पूनम को लेकर के चली जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। और जो पूनम है अभी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन जो विशाल है वो परेशान होता है, आखिर उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर वो करे भी तो क्या करे और वो अपने जीवन का क्या करे। अब इसीलिए वो अपनी दुकान को बंद करता है एक दिन और वहाँ से वो सीधा अपने घर जाता है और कहता है अपनी माँ से, अपने पिताजी से, जो भी उसके पास पैसे होते हैं, मोटी रकम होती है, यानी कि लगभग 8 से 10 लाख रुपए उसके पास होते हैं, और वो सारे पैसे अपने माँ को देता है अपने पिताजी की निगरानी में और कहता है कि आप लोग ये पैसे लीजिए और अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतजार मत करिएगा कि मैं कब आऊँगा, जब मेरा मन होगा तब मैं वापस आ जाऊँगा। यानी कि वो विशाल वहाँ से फिर चला जाता है। लेकिन आज तक यानी कि लगभग 8 साल से ऊपर का वक्त गुजर गया है, लेकिन आज तक जो विशाल है वो अपने घर पे वापस ही नहीं आया है। अब इधर विशाल के परिवार वाले भी परेशान है, उसकी माँ और उसके पिताजी परेशान है, पुलिस में एफआईआर लिखवाई गई, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग हाथ ही नहीं लगा और विशाल जो है वो मर गया या फिर जीवित है इस बात की भी बिल्कुल खबर नहीं है। और विशाल आज तक लौट करके नहीं आया, लेकिन उसके माँ को और उसके पिता को आज भी अपने बेटे का इंतजार है। लेकिन फिलहाल समाज में ऐसे ऐसे हैवान भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं जिसकी चर्चा अगर लोगों में की जाए तो लोगों को भरोसा ही नहीं होगा। लेकिन यह इसमें बस नाम और व्यक्ति का बस चरित्र बदला गया है, बाकी जो कहानी है वो ओरिजिनल है और ये वहीं की कहानी है, बंगाल की है। बस जगह का नाम बदल दिया गया है, उस गांव का नाम बदल दिया गया है, और बस बाकी कहानी जो है वो सत्य घटना पर ही आधारित है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।